एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस लेवल एजुकेशन साइकोलॉजी में। जो टॉपिक रहेगा अपराधी बालक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं डिलिंक्वेंट चाइल्ड, कि अपराधी बालक जो है वो किस प्रवृत्ति के होते हो और किस वजह से जो बालक है उनमें अपराध करने का एक जो स्वभाव है वो उत्पन्न होता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, अपराधी बालक या फिर क्रिमिनल चाइल्ड के बारे में। जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके इस व्यवहार को बाल अपराध तथा बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, अनुशासनहीनता एवं साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना बाल अपराध के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि कहने का जो तात्पर्य है कि अगर हम देखें कि बाल अपराध जो बालक है वो किस प्रवृत्ति के होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता, तो इसमें कहा है कि जब कोई बालक सामाजिक रूप से जब उसका तिरस्कार किया जाता है, समाज में उसे वैल्यू नहीं दी जाती, तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो समाज के प्रति हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है, तो ऐसे जो बच्चे हैं बाल अपराध का उनमें कारण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा होता है कि जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है तो ऐसे बालकों में भी बाल अपराध का जो कारण है वो विकसित होने लग जाता है। तीसरी बात होती है कि जब बच्चे जो होते हैं जिनकी नैतिक यानी मोरल एजुकेशन बच्चों को सही ढंग से प्राप्त नहीं होती, बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता, तो ऐसे बच्चे गलत डायरेक्शन में अपने आप को समायोजित करते हैं। या फिर जो बच्चे शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, एजुकेशन रूल्स को नहीं मानते, तो ऐसे सारे जो बालक आते हैं वो हमारे अपराधी बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बाल अपराध के उदाहरण कौन कौन से हैं, ऐसे बालक जो होते हैं जो चोरी करते हैं तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। स्कूल से भाग जाते बिना बजाए, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो बाल अपराध के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। या फिर अनुशासनहीनता की जो भावना होती है, बच्चे जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, यानी कि आप जब भी उन्हें डिसिप्लिन में रखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि अपना हमेशा इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं आपकी क्लास में। उसके बाद आता है कि अपने साथियों के साथ उनका जो व्यवहार होता है वो हमेशा गुस्से वाला होता है, लड़ाई झगड़े वाला होता है, एग्रेसिव होता है और आक्रामक व्यवहार होता है। तो ऐसे जो सारे बच्चे हैं हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, अपराधी बालक की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालकों को ही इस वर्ग में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि जो बाल अपराध की श्रेणी में आती है वो किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं, 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु के जितने भी हमारे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सारे हमारे अपराधी बालक की श्रेणी में या फिर अपराधी बालक की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे बालक में हमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके जो शारीरिक गुण, तो बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनका जो शरीर होता है वो शरीर से तो बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं और शरीर में उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को आपको देख के भी नहीं लगेगा कि ये बच्चे बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो उनका जो शरीर होता है हमेशा स्वस्थ रहता है, हष्ट-पुष्ट शरीर होता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है ऐसे बच्चों का। अगले पॉइंट में क्या, स्वभावगत गुण, ऐसे बालक आक्रामक होते हैं। अगर बात की जाए उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, तो ऐसे बच्चे अग्रेसिव बहुत होते हैं, आक्रामक व्यवहार उनका रहता है, दूसरे बच्चों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति हमेशा गुस्से वाला स्वभाव उनका रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े बच्चे करते हैं, गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और गुस्से वाली प्रवृत्ति के होते हैं। तो सारे जो बच्चे होते हैं हमारे बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं ऐसे बच्चे। अगले पॉइंट पे क्या, मनोवृत्ति संबंधित गुण, ऐसे बालक स्कूल अधिकारियों के प्रति नकारात्मक रुख रखते हैं, प्राय शक्की व अवज्ञाकारी होते हैं। वो अपने स्कूल के अधिकारियों के प्रति हमेशा जो उनका दृष्टिकोण होता है, उनका विचार, उनकी थिंकिंग होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है और हमेशा उन्हें नेगेटिव एटीट्यूड की तरह ही बच्चे डील करते हैं और उनकी जो आज्ञा होती है आज्ञा का पालन भी नहीं करते। चाहे उनके अध्यापक के द्वारा उन्हें कुछ चीज़ पढ़ाई जाती है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, किसी की बात को नहीं मानते और हर किसी को शक्की नज़रों से देखते हैं। तो ये सारे जो बालक हैं हमारे अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला जो गुण होता है वो है सामाजिक संस्कृति गुण।
ऐसे बालकों में प्राय स्नेह, प्यार एवं अनुकंपा नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई स्नेह नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। तो ये सारी जो बालक होते हैं बिना सोचे समझे या फिर उनकी भावना को दुखी करे या ठेस पहुंचाए अपना कार्य करते हैं। तो ये सारे जो बच्चे आते हैं वो हमारे बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला जो गुण होता है बाल अपराधी बालक का वो है मनोवैज्ञानिक विशेषता। समस्या समाधान में ये बालक मात्र सीधे एवं सुगम रास्ते अपनाते हैं। ऐसे बालकों में अहम की भावना अधिक होती है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विशेषता के बारे में अगर हम पता लगाए बाल अपराधी बालक की, तो जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो ऐसे बच्चे जो रास्ता अपनाते वो सीधा और सरल रास्ते को ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं, ताकि उनकी जो समस्या का समाधान है वो आसानी से और ईजी तरीके से हो सके। और ऐसे बालकों में अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ऐसे बच्चों में ईगो जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, अगर मेरे लिए ये ज़रूरी है तो मुझे वो काम करना चाहिए। और हमेशा हर चीज़ में अपना बेनिफिट को देखते हैं। बेनिफिट मिल रहा है तो वो उस काम को करते हैं, अगर नहीं मिलता तो वो नहीं करते। इसलिए उनमें जो बच्चों में अहम की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऐसे बच्चों में। अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से या फिर टाइप ऑफ चाइल्ड क्राइम। तो सबसे पहला जो आता है चोरी की प्रवृत्ति। जो बच्चे चोरी चकारी करते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। सेकंड जो टाइप से वो है भागने की प्रवृत्ति। ऐसे बच्चों में अपने घर से स्कूल से भाग जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और बिना बताए अपने घर से भाग जाते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे ऐसे बच्चे। अगले पॉइंट पे है आक्रामक प्रवृत्ति, दूसरे बालकों को तंग करना, स्कूल संपत्ति का नुकसान करना आदि। अगर बात की जाए कि टाइप ऑफ चाइल्ड क्राइम में कैसे आप पहचानोगे कि ये बच्चे बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। ऐसे बच्चों का जो व्यवहार होता है वो आक्रामक या फिर एग्रेसिव होता है, दूसरे लोगों के प्रति गुस्से वाला व्यवहार होता है, लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार होता है, मारपीट वाला व्यवहार होता है और दूसरों को हमेशा इमोशन के साथ खेलने वाला व्यवहार होता है। उनकी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं हमेशा दूसरों को तंग करने की उनमें प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। स्कूल की संपत्ति में जो भी हमारी चीज़ें आती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे करते रहते हैं अपराध जो हमारे बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। यौन अपराध, गंदे चित्र, वेश्यावृत्ति, बलात्कार एवं हस्त मैथुन जैसी मनोवृत्ति भी शामिल होना। यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों का जो यौन अपराध है वो जैसे जो गंदी टाइप के जो चित्र होते हैं, जो डर्टी पिक्चर्स होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी। उनकी जो मानसिक स्थिति होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है और ऐसे बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें चल रही होती हैं। या तो वो किसी वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाते हैं या फिर वेश्यावृत्ति में की चीज़ों को अपना लेते हैं या फिर बलात्कार ऐसे बच्चे में करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है और हस्त मैथुन जैसी मनोवृत्ति भी शामिल होती है। यानी कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे बच्चों को सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और वो गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो बच्चे जो होते हैं ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं और ऐसी चीज़ों को गलत श्रेणी में पड़ जाते हैं। अगले पॉइंट पे का जालसाजी, शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं माता पिता के नकली हस्ताक्षर करना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और टीचर ने कहा कि इस रिजल्ट पे अपनी पेरेंट्स के साइन करवा के लाने, तो बच्चे अपने माता पिता के डांट से बचने के लिए जो साइन है और फिर सिग्नेचर है वो खुद ही कर लेते हैं। तो हम पहचान सकते हैं जो इस प्रकार के जो गुण होते हैं हमारे वो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। अगले पॉइंट में क्या बाल अपराध के क्या क्या कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये कारण विकसित हो गया है और इस कारण बच्चे बाल अपराध का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्या फैक्टर होते हैं जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराध के शिकार हो जाते हैं।
पॉइंट नंबर फर्स्ट में का अनुवांशिकता दोष यानी कि हेरिडिटी। घर का एनवायरनमेंट होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं वो अपराधी किस्म के होते, क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे बच्चे के माता पिता, तो बच्चों में जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो खुद भी खुद अपने माता पिता को देख कर ऑटोमेटिकली विकसित हो जाती है। इसलिए उनके परिवार की स्थिति होगी तो बच्चा वही चीज़ अपनाएगा। अगर उनके माता पिता क्रिमिनल्स माइंड के होंगे, अपराधी होंगे, तो बच्चे में भी अपराध करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। अगले पॉइंट में कहा है शारीरिक दोष या फिर फिजिकल डिफेक्ट्स। खड़े खड़े कान, हथेली में लकीरों की कम संख्या, हाथ पैर में अधिक गतिशीलता एवं क्षेत्र गोलक में तीव्र गति के लक्षण वाले बालक बाल अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बच्चों की अगर पहचान की जाए तो उनके शारीरिक दोष से भी उनमें कमी होती है कि जो कान होते हैं वो खड़े टाइप के होते हैं, हाथों में उनकी जो लकीरें होती है वो कम होती है, हाथ पैरों में उनकी बहुत ज़्यादा गतिशीलता होती है, और ऐसे बच्चों में किसी भी चीज़ के प्रति की जो थिंकिंग होती है बहुत नेगेटिव होती है। तो ये सारे बच्चों में शारीरिक दोष होते हैं जो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला जो कारण है वो निम्न बुद्धि यानी कि लो इंटेलिजेंस। निम्न बुद्धि लब्धि के कारण आसानी से दूसरे के बहकावे में आकर अपराधी बन जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे होते हैं दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का कोई दोस्त है ड्रिंक्स करता है, ड्रग्स लेता है, चोरी करता है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे अपने दोस्त के बहकावे में आके वो भी अपराध करना शुरू कर देंगे। अगला जो हमारा कारण है वो है क्रोमोसोम गड़बड़ी। प्राय प्रत्येक मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और अंतिम जोड़ा लड़के में XY तथा लड़कियों में XX का होता है, किंतु अपराधी बालक में ये एक अतिरिक्त यानी कि एक ज़्यादा होता है। जो अपराधी बालक में जो उनके क्रोमोसोम होते वो कैसे होते, XYY होते, Y ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं 23 हमारे क्रोमोसोम होते हैं, और जो अंतिम जोड़ा लास्ट का जो जोड़ा होता है अगर XY हुआ तो वो किसका होगा, बॉय का होगा, अगर XX होगा तो वो किसका होगा, गर्ल्स का होगा। मगर अपराधी बालक में ये क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, उनमें इन सारे क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा होते। अगर XYY होता है तो ये बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस प्रकार से बच्चे का होता है जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला जो पर्यावरण कारक होता है वो माता पिता का तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करना। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों का बार बार तिरस्कार करे, उन्हें जलील करे, उनका सम्मान ना करे, उनकी इंसल्ट करे, हमेशा दूसरे बच्चों की तुलना करे, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार होता है अपने माता पिता के प्रति हमेशा नेगेटिव रहता है, और बच्चे जो होते हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए ऐसे बच्चे दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं अंदर से, जिसके कारण उन्हें गलत डायरेक्शन अपनानी पड़ती है। अगला जो कारण है परिवार के बाहर माता पिता का सीमित संबंध। जिन बालकों के माता पिता का संबंध आस पड़ोस से कम होता है वे बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता का जो संबंध होता है वो आस पड़ोस से बहुत ज़्यादा नहीं होता, बातचीत बहुत कम होती है, समुदाय के लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा नहीं होता, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अंदर ही अंदर किसी ना किसी जो अपराध की जो भावना है, अपराध की जो प्रवृत्ति है बच्चे में विकसित हो जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता। अगला जो कारण आता है पर्यावरण का वो है घरेलू वातावरण, दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन। इसके अंतर्गत जैसे अगर हम बच्चों को बहुत कठोर अनुशासन में रखेंगे, बच्चों को हमेशा हर चीज़ के ऊपर डांटेंगे, फटकारेंगे, बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ऐसे बच्चे में अंदर से जो प्रवृत्ति होती है वो बाल अपराध के कारण को विकसित करती है। दूसरे होते हैं जब हम जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को ढील दे देते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि उनके बच्चे किन लोगों में उठना बैठना है और किन बच्चों के साथ वो खेलते हैं, क्या कोई गलत बच्चा तो नहीं, किसी गलत संगत के शिकार तो नहीं हो गए। जब बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन में बच्चों को रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ढीला अनुशासन हम बच्चों को देखते हैं, खुली छूट देते हैं, तो ऐसे बच्चे में बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो जाती है। इसलिए ना हमें बच्चों को कठोर अनुशासन देना है, ना ही हमें ढीला अनुशासन देना है। बाल अपराध का जो अगला कारण है वो है आर्थिक स्थिति। परिवार की बहुत गरीबी स्थिति होती है, माता पिता बहुत गरीब होते हैं, परिवार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है बहुत ख़राब होती है, और
निम्न आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे थे वो चोरी चकारी करना, छीना झपटी करना सीख जाते हैं। गरीबी के कारण उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिलती, सही खान पान नहीं मिलता, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपराध की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, और जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वह बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं हमारे। तो गरीबी भी बहुत बड़ा रोल होता है जो हम बाल अपराध को विकसित करने में आता है। अगला जो कारण है वो है अवांछित संबंध। अपराधी प्रवृत्ति के बालक के साथ मित्रता या फिर दोस्ती, जो चोरी चकारी करते हैं या कोई गलत संगत में होते हैं, तो ऐसे जो बच्चे के दोस्त होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के साथ रहकर उनकी सोच भी अपराधी प्रवृत्ति की हो जाती है। अगला कारण है विद्यालय या फिर स्कूल। दोषपूर्ण विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार। अगर विद्यालय की बात करें, विद्यालय का जो वातावरण होता है वो अगर अच्छा नहीं होता और ना ही शिक्षक ध्यान दे पाते बच्चे पे, ना ही माता पिता ध्यान देते, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो गलत डायरेक्शन का शिकार हो जाते हैं। अध्यापक के द्वारा बच्चों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो जब शिक्षक का जो रवैया होता है वो भी बाल अपराध को विकसित करने में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोकथाम प्रविधियां, जिसमें ऐसी प्रविधियां जिनसे बालकों को अपराधी बनाने से बचाया जा सके। तो हम क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं, जैसे बच्चों को बाल अपराध की श्रेणी में हम ना आने दें। जैसे माता पिता का स्नेह एवं ध्यान, जब बच्चे के माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे और उन पे ध्यान देंगे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी गलत डायरेक्शन में किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो गया, तब माता पिता जब अपने बच्चे पर पूरा फोकस करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन पे पूरी अटेंशन देते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो गलत जो संगत है या बाल अपराध की श्रेणी बच्चे में विकसित नहीं हो पाती। अगले पॉइंट में का उचित शिक्षाओं की पूर्ति। अगर माता पिता के द्वारा अपने बच्चों की जो इच्छा है कि पूर्ति पूरी हो जाती है, तो ऐसे जो बच्चे के अंदर जो बाल अपराध करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी विकसित नहीं हो पाती। अगले पॉइंट में क्या उचित घरेलू वातावरण। अगर बच्चे का जो घरेलू वातावरण है वो बहुत अच्छा है और माता पिता के द्वारा बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए महत्व दिया जाता है, उन्हें नई नई चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को सही गाइडेंस दी जाती है, सही डायरेक्शन दी जाती है, सभी एजुकेटेड फैमिली के लोग हैं, तो ऐसे बच्चे का जो घरेलू वातावरण है वो महत्व रखता है। और बच्चे का जब हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, सभी बच्चों को समझने वाले और बच्चे का सम्मान करने वाला, बच्चों की बातों को वैल्यू देने वाले होते हैं और बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाले होते हैं, तो ऐसे बच्चे में बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है वो विकसित नहीं होती। अगले पॉइंट में कहा उचित शिक्षा, यानी कि बच्चों को जब हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी बच्चों को बाल अपराध की जो भावना, हम बच्चों को रोक सकते हैं बाल अपराध करने से। अगले पॉइंट में क्या है स्कूल का उचित वातावरण, यानी कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है और डिसिप्लिन वो भी महत्व रख बाल अपराध को कम विकसित करने के लिए। इसलिए स्कूल का जो वातावरण होगा वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को हमेशा समझने वाला होना चाहिए और हमेशा स्कूल के द्वारा ऐसे कार्यक्रम का भी आयोजन करना चाहिए ताकि हम बच्चों को सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सके समय समय पर। शिक्षण करना चाहिए अध्यापक के द्वारा और अनुशासन चाहे विद्यालय का हो घर का हो, ना तो बहुत कठोर होना चाहिए ना बहुत ढीला होना चाहिए। खुद बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की जो भावना है बच्चे में अंदर से हो। अगले पॉइंट पे क्या है सरकारी सहायता, यानी कि सरकार के द्वारा भी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चों को कोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए, बच्चों को अनेक राशियाँ देनी चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी हायर जो एजुकेशन है उसमें बच्चे की हेल्प हो सके। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे रोगनाशक प्रविधियाँ कौन कौन सी होती है हमारी। पहला है बाल अपराध न्यायालय के अंतर्गत आता है। बालकों को मुख्यतः चेतावनी दे दी जाती है अथवा गंभीर विषय में सुधारक स्कूल अथवा कैंप में प्रवृत्ति के सुधार के लिए भेज दिया जाता है। इसके अंतर्गत बालक को चेतावनी दे दी जाती है, अगर आपने आगे से ये गलत काम किया तो आपको डांटा जाएगा या फिर कुछ भी हम पनिशमेंट दे सकते हैं बच्चे को। दूसरी चीज़, अगर बच्चे ने बहुत गंभीर अगर विषय है, बच्चे ने चोरी चकारी करी, किसी को मारा, किसी को मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब कर दी, सुधार स्कूल जो होते हैं उसमें डाल सकते, कैंप में डाल सकते ताकि जो बच्चे में बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उसे सुधारा जा सके। तो हमें अलग अलग कैंपेन चलाने चाहिए अपने ताकि बाल अपराध को विकसित होने का बढ़ावा ना दिया जाए।
अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे मनोगतिविधि। सौहार्दपूर्ण माहौल में अपराधी को विश्वास में लेकर अपराधी प्रवृत्ति कम करने का प्रयास करना। बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को इतना विश्वास दिया जाता है कि बच्चे के अंदर जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो भी विकसित नहीं हो पाती। इसलिए बच्चों पे समय समय पे बच्चों का निरीक्षण करना, बच्चे का अवलोकन करना और बच्चों का पता लगाने कि बच्चे किसी गलत डायरेक्शन का शिकार ना हो सके और बच्चों को समय समय पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी भी जरूरी होती है। और बच्चे पे हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग रखना जरूरी होता है, बच्चे पे विश्वास करना जरूरी होता है, बच्चे की बात को सुनने वाला भी होना चाहिए। अगले पॉइंट में कहा है पुनर्वास विधि। ऐसे मानवीय वातावरण जहां उन्हें मिलता है उनकी अपराध की प्रवृत्ति कम होती जाती है। यानी कि बच्चे का जो वातावरण होना चाहिए वो हमेशा बच्चों को सम्मान देने वाला होना चाहिए, बच्चे की बातों को सुनने वाला होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे में जो अपराध की प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बच्चे के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, बच्चे की ध्यान देने की बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में ना हो जा सके। बच्चों को प्रॉपर टाइम टू टाइम सही गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चों को अपना गोल्स और अपनी अचीवमेंट सही प्रकार से कर पाए। तो बच्चे को इस प्रकार जो डायरेक्शन है बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगले पॉइंट में कहा है विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था। इसमें का योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि विद्यालय के द्वारा क्या करना चाहिए कि ऐसी जो हमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि जो बच्चों में बाल अपराध की प्रवृत्ति है उसे कम किया जा सके। जब अच्छे टीचर होंगे, प्रॉपर टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऐसे जो टीचर है बच्चों को सही गाइडेंस दे पाएंगे, बच्चों का सही चुनाव कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि बच्चे के अंदर बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट में क्या है बालक की रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा। जब बच्चों का इंटरेस्ट पर ध्यान में रखना चाहिए और बच्चे की जो योग्यता होती है उनकी योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को उसी प्रकार से और उसी रूप में शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। तो जब हम बच्चे की रुचि की, बच्चे की योग्यता का ध्यान रखते हैं तो ऐसे बच्चे में जो बाल अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वो भी विकसित नहीं हो पाती है। अगले पॉइंट में क्या अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था करना। यानी कि विद्यालय में क्या जाना कि अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के अंदर नैतिक या फिर मोरल डेवलपमेंट करने के ऊपर हम किताबों का आयोजन, मैगजीन का आयोजन, कहानी जो होती है छोटी छोटी बच्चों को हम वो सुना सकते हैं और अच्छी अच्छी किताबें हम रख सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर मोरल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे प्रकार से विकसित हो पाए और जिससे बाल अपराध की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। अगले पॉइंट में क्या विद्यालय में खेल, वाद विवाद एवं मनोरंजन की उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना। यानी कि विद्यालय के अंदर सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट करना चाहिए। बच्चों को अलग अलग खेल, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। बच्चों को डिबेट हो गया, वाद विवाद हो गया, इसमें बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे सही चीज़ के और गलत चीज़ के प्रति अपना जो डिबेट है उसे अच्छे प्रकार से दे सके। बच्चों को मनोरंजन के लिए हम स्कूल में नए नए कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ में, हर डायरेक्शन में सीख सकें। अगले पॉइंट में क्या शिक्षक अभिभावक मिलाप। यानी कि जो टीचर और अभिभावक है वो हमेशा मिलनसार होना चाहिए, मिलाप अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बच्चे के बारे में जो भी बच्चे अचीवमेंट करता है उसे शेयर करना चाहिए, ज़रूरी होता है। बच्चों के अंदर पॉजिटिव भावना को विकसित करना होना चाहिए, मोटिवेट बच्चों को प्रदान करना, चाहे वो अध्यापक के द्वारा हो या फिर पेरेंट्स के द्वारा होना चाहिए। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को आगे और बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे जो है आगे बढ़कर अपने कार्य को कर सके। बच्चों के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। शिक्षक को अभिभावक के साथ उनका जो रिजल्ट है, अचीवमेंट है बच्चे का साझा करना चाहिए। अगले पॉइंट में का आवासीय स्कूल की व्यवस्था। शिक्षक के निरीक्षण में बालक को अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आवासीय स्कूल की व्यवस्था हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत बालक जो है जब अधिक समय बिताएगा और टीचर बच्चे को हमेशा फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेगा तो बच्चे जो होते हैं अंदर की जो अपनी जो भावना है टीचर के साथ सारी शेयर करते हैं और ऐसे बच्चे में जो बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उससे भी विकसित होने बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो हमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चे को सही डायरेक्शन देनी चाहिए। टीचर को बच्चे का समय समय पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए ताकि जो बच्चा है किसी पे गलत डायरेक्शन का शिकार ना हो। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे।